नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विजय धनुष एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अनुराग साहू। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप सबको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 यानी बीकॉम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। मीनिंग पढ़ चुके, ओरिजिन पढ़ चुके, डिफिनेशन पढ़ चुके, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके और इसका हिस्ट्री पढ़ चुके, बहुत कुछ हम पढ़ चुके। ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, स्कोप पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन, लिमिटेशन, टेस्ट चेकिंग। फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे इंटरनल चेक पढ़ चुके हैं, रूटीन चेकिंग पढ़ चुके हैं और इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, वाउचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आप कह रहे होंगे इतना तेज में क्यों जा रहे हैं, तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए थोड़ा तेजी में आपको बता रहे हैं। आज एक बहुत ही न्यू टॉपिक जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया, मतलब बहुत से पेपर में आया, लेकिन ये क्या हुआ, कंपलसरी में ज्यादा आता है। जो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा होता है, पहले सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं और दूसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो ये देखा गया है कि कंपलसरी वाले में ज्यादा आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपलसरी, इसमें ये ज्यादा आता है। इसको आप कंपलसरी के रूप में देख सकते हैं कि इसको पूछा जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जब कोई ऑडिटर किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग करने के लिए जाता है, तो वहां पे क्या क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, कुल मिला के वो कैसे ऑडिटिंग को करता है, कैसे वाउचिंग को करता है, और वाउचिंग को करते समय कौन कौन से पॉइंट्स को वो ध्यान में रखता है, यही कुल मिला के जनरल प्रिंसिपल में आपको बताया गया है। सबसे पहला काम क्या करता है वो, अरेंज वाउचर्स। क्या है ये? सारे वाउचर्स को वो अरेंज करता है। अपने जो टॉप पे लोग मैनेजमेंट में रहते हैं या जो एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं, वो जाता है उनसे बोलता है कि भैया जितने भी वाउचर्स हैं, वाउचर्स मतलब एविडेंस। एविडेंस क्या है, क्यों मांगता है कि जो जनरल एंट्री बुक में की गई है उसका कुछ प्रमाण होना चाहिए, उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए। आपने दिखाया है कि हमारे जो बैंक में है वो 50,000 रुपए हमारे बैंक में है, ये आपने जनरल एंट्री की हुई है, तो इसका क्या प्रूफ है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है? इसका कुछ एविडेंस होगा। वही एविडेंस मांगता है एक ऑडिटर। तो सारे वाउचर्स को वो, सारे एविडेंस को वो इकट्ठा करता है। सबसे पहले जाता है, सारे वाउचर्स के सारे एविडेंस को इकट्ठा करता, अरेंज करता है उनके पास जाकर। फिर अगला काम क्या करता है, यहाँ पे चेकिंग ऑफ डेट। फिर वो डेट चेक करता है, वाउचर्स में जो डेट दी गई है उसको चेक करता है, और वो वाउचर उसी डेट पे जनरल एंट्री की गई कि नहीं ये भी चेक करता है, बुक में रिकॉर्ड की गई कि नहीं। आज आज जैसे आपका डेट है यहाँ पे 11 अगस्त 2024, ये आज की डेट है। तो क्या ये जो डेट पे हमारा वाउचर मिला था, हमको एविडेंस मिला था उस चीज का, उसको 11 अगस्त को ही बुक में रिकॉर्ड किया गया कि नहीं, बुक में रिकॉर्ड किया गया कि नहीं, इसको चेक करता है कौन, ऑडिटर। कि 11 अगस्त को जो हमारा माल बेचा गया था, हमको वाउचर मिला था, वो 11 अगस्त को ही हमारे बुक में जनरल एंट्री की गई कि नहीं, रिकॉर्ड किया गया कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आज ट्रांजैक्शन हो रहा है और रिकॉर्ड किया जा रहा है 1 महीने बाद। इस प्रकार का जो फ्रॉड चलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसको भी रोकता है। तो सबसे पहले क्या करता है, अरेंज करता है, जितने भी वाउचर, जितने भी एविडेंस हो सकते हैं वो अरेंज करेगा। फिर यहाँ पे वो चेक करेगा कि उसमें डेट जो दी गई है वो सही है कि नहीं। आगे क्या करता है,
फिर क्या करता है, कंपेयर करता है वर्ड्स एंड फिगर्स। वाउचर में आपने देखा होगा पैसे जो लिखे जाते हैं, मान लीजिए ये 50,000 लिखे गए, तो ये वर्ड्स में भी लिखे जाते हैं 50,000, 50,000, ये वर्ड्स में भी लिखे जाते हैं और नंबर भी लिखे जाते हैं, मतलब वर्ड्स और नंबर में भी लिखे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नंबर में लिखा गया 50,000 और वर्ड्स में लिखा गया 500, 500। क्या हो रहा है, वर्ड्स में लिख दिया गया है 500, नंबर में लिखा गया है 50,000। इस प्रकार का फ्रॉड तो नहीं हो रहा, इस प्रकार की मिस्टेक तो नहीं हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी चेक करता है एक ऑडिटर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में भी हम इसको देखते हैं वाउचिंग के, कि क्या क्या काम वो करता है। तो इस प्रकार वो चेक करता है, कंपेयर करता है वर्ड्स एंड फिगर्स को। समझ गए, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या करता है, चेकिंग ऑफ अथॉरिटी। आपने किसी को माल बेचा, आपने किसी को 10,000 का माल बेचा, माल बेच दिया 10,000 का, उसका आपने उसको रसीद दिया होगा, बिल दिया होगा, माल तो बेच दिया, बिल दिया होगा। बिल पे जो सिग्नेचर होता है, जो मोहर लगती है, स्टैंप लगता है, वो किसके हैं, वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन के हैं, जो वहां पे ऑफिसर काम कर रहे उनके हैं, या फिर कोई का भी हम लोग लगा दे रहे हैं सिग्नेचर। कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है, प्यून साइन मार के चला जा रहा है कि ये साइन हो गया। इस प्रकार का फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। जो वहां पे स्टैंप लगा है, जो यहाँ पे मोहर लग रही है, जो वहां पे साइन हो रहा है उस बिल पर, जो हम लोग सामान बेच रहे हैं, उस पर किसका साइन हो रहा है, इसको भी चेक करता है एक ऑडिटर। तो यहाँ पे यही लिखा गया, द ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट ऑल द वाउचर्स हैज पास्ड बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर। पास किया जाना चाहिए कि ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा, जो वहां पे काम करते हैं, जो बड़े ऑफिसर है, उनको पता है ना कि हमारे बिल में इस प्रकार की साइन हो रही है, कोई की भी साइन नहीं चलेगी। आपने देखा होगा बैंक में देखते होंगे सबकी साइन नहीं चलती, इसका अकाउंट है उसी की साइन चलती है। वो क्या, ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसको अथॉरिटी है। सबकी साइन करके आप पैसे को नहीं निकाल सकते, जिस पर्सन का अकाउंट है वही साइन करेगा, फिर ही अमाउंट आपका बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार बिल पे भी किसका साइन है, ऑथोराइज्ड पर्सन का साइन है या फिर किसी का भी साइन हो जा रहा, ये चेक करता है एक ऑडिटर। फिर यहाँ पे कटिंग और चेंजेस। बहुत से एम्प्लॉय क्या करते हैं, बिल बनाए, पहले बिल बना दिया कि हमने 5,000 का बिल बनाया था, गलत हो गया, माल तो उसने 500 ही खरीदा, फिर यहाँ पे काट दिया, अब बिल तो कट गया। जब ऑडिटर को दिया गया कि हाँ इतने बिल्स हैं, इतने ये हैं, तो वहां पे कटिंग है, चेंजेस है, और उसको चेंज किया गया है, कटिंग भी है, चेंज भी किया गया। तो इस प्रकार की जो कटिंग होती है, जो चेंजेस किए जाते हैं अमाउंट में, नंबर्स में भी और वर्ड्स में भी, इसमें ऑडिटर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक उसकी इंक्वायरी करता रहता है। वो बड़े ऑफिसर से भी पूछता है कि भैया ये देखिए यहाँ पे कटिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये चेंजेस दिखा रहे हैं, क्या ये सच में चेंजेस हुए थे कि इन्होंने अपने से किया हुआ, क्योंकि फ्रॉड करने की वजह से भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो वो देखता है कि हाँ यहाँ पे साइन होना चाहिए ऑथोराइज्ड ऑफिसर का। अगर आप अमाउंट को बदले हैं, 50,000 का या 5,000 का अमाउंट को आप 500 किए, तो किसी ऑथोराइज्ड पर्सन का साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ ये अमाउंट में हम चेंजेस किए, ये अमाउंट में कटिंग हो गई थी इसलिए इसको चेंज किया गया है, ये गलत हो गया था इसलिए चेंज किया गया है। इस प्रकार की चीजों को भी ऑडिटर बड़े ही सावधानी से, बड़े ही केयरफुली तरीके से चेक करता है। फिर ट्रांजैक्शन मस्ट रिलेट टू बिजनेस। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर अपना घर का बिल ले आके दिखा रहा है, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो वाटर बिल है, उसको दिखा रहा है और बिजनेस में लगा दे रहा है कि हाँ ये बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या बिजनेस का वाटर बिल है।
तो ऐसा नहीं करना है, वो चेक करता है कि किसके नाम से बिल आया है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है तो किस नाम से आया है? क्या बिजनेस के नाम से आया है? जो बिजली का बिल है वो बिजनेस के नाम से आया है कि नहीं, या ऑडिटर के पर्सनल मतलब बिजनेसमैन के पर्सनल नाम से आया? इस प्रकार की जो जनरल एंट्रीज होती हैं उसको भी वो बड़े सावधानी से चेक करता है ऑडिटर, कि बिजनेस के जो जनरल एंट्री वो बिजनेस के ही हैं, जो आपके पर्सनल जनरल एंट्री है वो आपके पर्सनल बुक में होने चाहिए, उसको बिजनेस में शामिल मत करिए। फिर केस ऑफ पर्सनल वाउचर, ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करता पर्सनल नेम से, जो बिजनेसमैन का जो पर्सनल नाम होता है उससे अगर कोई वाउचर बना है, कोई एविडेंस है, तो वो उसको मानता ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक रूल पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। इसीलिए बिजनेसमैन जब बिजनेस को कैपिटल देता है तो उससे इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, इसी रूल के द्वारा। और जब ड्राइंग्स करता है तो इंटरेस्ट और ऑन ड्राइंग्स उस पर लगता है, इसी रूल के द्वारा वो होता है, जो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है और जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगता है, ये इसी रूल इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। इसमें यही बात आ जाती है यहाँ पे भी कि जो पर्सनल वाउचर है उसको इसमें शामिल नहीं करना है, बिजनेसमैन का जो पर्सनल वाउचर है उसको शामिल नहीं करना है। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी से कोई सामान खरीद रहा है कि उसकी कैपेसिटी आप पर्सनल वो खरीद रहा है, तो उस पर बिजनेस उसको पैसा देगा, उस पर इंटरेस्ट देगा। ऐसे नहीं है कि पर्सनल वाउचर वो दिखा रहा है, पर्सनल वाउचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे चेकिंग ऑफ अकाउंट हेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बना रहे हैं राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, राम का अकाउंट बना रहे हैं, राम का अकाउंट अगर आप बना रहे हैं, इसमें मोहन का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। ये राम का अकाउंट है तो राम के ही सारे ट्रांजैक्शन आएंगे। जो ट्रांजैक्शन राम से हुए हैं, पैसा दिया या लिया गया या कुछ भी किया गया है राम के साथ जो किया गया, उसी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये क्या है? अकाउंट हेड है। इसका अकाउंट हेड क्या है? हेडिंग क्या है? इसको भी यहाँ पे वो देखता है। अगर किसी मतलब अकाउंट बनाया जा रहा है यहाँ पे कैश अकाउंट, तो कैश के ही सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे देखा जाएगा, वही ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखे जाने चाहिए। इसको भी देखता है ऑडिटर। ये क्या है? ऑडिटर मस्ट बी सेटिस्फाई अबाउट द हेड ऑफ अकाउंट ऑन विच कैश इज डिपॉजिटेड एंड विथड्रॉन। ही शुड एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन दिस रिगार्ड। जो कैश डिपॉजिट किया गया, जो विथड्रॉ किया गया, उसका अकाउंट हेड वो चेक करता है और उसे सेटिस्फाई होता है, तभी वो एविडेंस इसको मानता है। फिर रेवेन्यू स्टैम्प, हर कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मोहर होता है, मोहर स्टैम्प होता है, उसको लगाते हैं ठप्पा। तो वो किसके नाम से बनाया गया है? क्या बहुत सारे मोहर बनाए गए हैं कंपनी के नाम से कि हाँ ये मोहर नहीं मिलेगा तो ये वाला लगा देंगे, ये नहीं मिलेगा तो ये लगा देंगे? एक ही मोहर लगना चाहिए सारे वाउचर्स पर, सारे बिल पर, सारे जितने भी आप पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, अपनी सैलरी पेमेंट कर रहे हैं उस पर एक ही मोहर लगना चाहिए जो आपके बिजनेस का है। इसको भी चेक करता है एक ऑडिटर। फिर केस ऑफ कैंसल्ड वाउचर्स, बहुत से वाउचर्स हैं जो कैंसिल कर दिए जाते हैं, किसी रीजन की वजह से वाउचर क्या हुए, कैंसिल कर दिए गए, और आप जाके वही दिखा रहे हैं ऑडिटर को, बता रहे हैं कि ये कैंसिल नहीं था, ये गलती से काट दिया गया था, ये वो। तो ऑडिटर क्या करेगा? शुड नॉट एक्सेप्ट द कैंसल्ड वाउचर, वो कैंसल्ड वाउचर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा
डेंजर होता है, डबल पेमेंट हो सकता है ये, तो इसलिए वो कैंसल्ड वाउचर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करता। फिर अगला जो है इंपॉर्टेंट नोट्स। The auditor should take some important notes about those items which need further evidence or explanation. आप मशीन बेचते हैं, वॉशिंग मशीन। आप क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, उस पे गारंटी देते हैं 2 साल की। 2 साल की गारंटी और वारंटी दोनों देते हैं आप। इस पे गारंटी और वारंटी दोनों देते हैं आप। तो एक कस्टमर था, उसका वॉशिंग मशीन खराब हो गया। आपने एक अपने बंदे को भेजा कि जाइए उसका वॉशिंग मशीन बना के आइए। आप उसका खर्चा दिखा रहे हैं और मिनिमम खर्चा होता है 500 1000। आपने दिखा दिया 2000 रुपए, कभी दिखा दिया 3000 रुपए। फिर आपने बताया कि हमारी पॉलिसी, हम भैया गारंटी देते हैं, हम वारंटी देते हैं, तो इस प्रकार हमको खर्चा करना पड़ता है। इस प्रकार के जो एविडेंस होते हैं उसको बड़े ध्यान से चेक करता है एक ऑडिटर। समझ में आया? फिर यहाँ पे पेमेंट। The auditor should check that whether payment is described partially or for complete transaction of sale. आपने किसी को सेल किया या आपने किसी से परचेस किया तो पेमेंट आता है, पेमेंट करनी पड़ती है, कभी कभी पेमेंट रिसीव भी होती है। तो बहुत से जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी हाफ पेमेंट करते हैं, हाफ पेमेंट बाद में करते हैं। तो जब हाफ पेमेंट करते हैं तो कुछ नोट वोट साइन करा लेते हैं कि हाँ इतनी पेमेंट हो गई है, इतनी पेमेंट और करनी बाकी है, या आधा माल हम सप्लाई करेंगे, आधी पेमेंट होने के बाद सप्लाई करेंगे। इस प्रकार का जो पेमेंट का डिस्क्रिप्शन है उसको भी एक ऑडिटर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से चेक करता है। ठीक है। फिर अगला जो है एग्रीमेंट। अभी एक एग्रीमेंट हुआ था पीडब्ल्यू का, फिजिक्स वाला और उत्कर्ष क्लासेस का। आपने सुना होगा, बहुत फेमस एग्रीमेंट था। किसी बड़ी कंपनी से आप एग्रीमेंट कर लेते हो तो चेक करेगा। तो ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा कि एग्रीमेंट जो हुआ है, एग्रीमेंट कितने सालों का है, कितने साल का है, पर्सनल हुआ है या फिर बिजनेस के हिसाब से। हो सकता है आपने पर्सनल एग्रीमेंट किया हो, क्यों किया गया है, मतलब जो एग्रीमेंट आपने किया वो क्यों किया, क्या पर्पस है उसका कि आपने एग्रीमेंट किया है। और इस एग्रीमेंट के बाद मतलब कितने पैसे का एग्रीमेंट किया गया है, कितने रुपए का एग्रीमेंट किया गया है, और इस एग्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, क्या बिजनेस पूरा तो नहीं बेच दिया गया, इसका एग्रीमेंट तो नहीं किया गया है, या आप शेयर का एग्रीमेंट तो नहीं किया गया। तो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी ऑडिटर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से चेक करता है। फिर क्या करता है, प्रिंटर वाउचर्स। Printer vouchers are considered true and these are legally accepted. If these are not printed, then these are useless. वाउचर जो होने चाहिए वो प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, हाथ से बना के नहीं दे देना है वाउचर। आजकल देख रहे होंगे आपने, जो बिल आते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में आते हैं, जिससे किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। बड़े बिजनेसमैन और भी प्रिंटेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो हाथ से बहुत कम लिखते हैं, वो या तो साइन में यूज करेंगे, बिल हाथ से नहीं बनाते। बहुत से छोटे मोटे जो दुकानदार रखते हैं वही हाथ से बनाते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा, जब आपने कोई बड़ी सामान खरीदा होगा, बड़ी चीज खरीदी होगी, तो बिल क्या होता है, वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है। तो बिल जो होता है, वो जो वाउचर होना चाहिए वो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है तो वो यूजलेस है, उसका कोई यूज ही नहीं है। प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए कुल मिलाकर। फिर क्या है, अगला जो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स।
बहुत से ऐसे वाउचर्स हैं जो मिसिंग है, ऑडिटर को मिले ही नहीं, उसकी जनरल एंट्री की गई है, उसका लेजर बना दिया गया है, लेकिन बता दिया क्या कि भैया ये वाउचर खो गए हैं, ये मिल नहीं रहे हैं, या हमको ये वाउचर मिला ही नहीं, या कुछ ऐसे ही इधर उधर टहला दिया गया। जो मिसिंग वाउचर है, तो मिसिंग जो वाउचर है उसको किस प्रकार से डील किया जाए, उसकी एक लिस्ट बना लेता है। जो ऑडिटर आता है वो एक लिस्ट बना लेता है कि इतने वाउचर हमारे मिसिंग है, फिर उसको क्या करता है, दिखाता है, जो वहां पे डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं उनको दिखाता है, या मानता है कि वाउचर जो मिसिंग है उसका कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, कुछ तो एविडेंस होगा, वो दिखा दीजिए। तो इस प्रकार वो मांगता है। तो ये क्या थे जो आज हमने पढ़ा, ये थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।